जब स्कूल प्रबंधन में जिम्मेदार कुर्सी पर पैसे और फेम के भूखे दलाल बैठे हों, मां सरस्वती के नाम पर पैसे कमाना जिन्हें अपना धर्म लगता हो और किसी के घर की लक्ष्मी को हवस की दहकती आग में अकेले छोड़ देना अपना कर्म, तो देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर मिशन शक्ति जैसी योजनाओं की धज्जियां उड़ना लाजिमी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र के किड्जी स्कूल पर है, जहां बीते दिनों एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची जो इस स्कूल में पढ़ती थी, उसके साथ स्कूल वैन में स्कूल के ही ड्राइवर द्वारा दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना को लेकर जब मासूम बच्ची घर पहुंचती है और इस पूरी घटना को अपनी मां से बताती है, तब मां हैरान हो जाती है। हालांकि इस घटना की जानकारी मां तुरंत स्कूल प्रशासन को देती है। तब स्कूल प्रशासन ये कहता है कि इस घटना की जानकारी अगर आप पुलिस को देंगी तो कहीं ना कहीं इससे आपकी बच्ची का फ्यूचर भी खराब होगा और स्कूल का नाम भी खराब होगा। हालांकि 2-3 दिन बीत जाते हैं। पीड़ित जो बच्ची की मां होती है वो स्कूल प्रशासन से लगातार संपर्क करने की कोशिश करती है। स्कूल प्रशासन इस पूरी घटना को लेकर परिवार का सहयोग नहीं करता है। तब वो परिवार थाने पहुंचता है और थाने में घटना की जानकारी देता है। तब पुलिस द्वारा बच्ची का मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल में दरिंदगी की पुष्टि होती है। तब पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जाता है। आनन फानन में इंदिरा नगर पुलिस स्कूल पहुंचती है। जो गाड़ी में घटना हुई थी जिस स्कूल वैन में, उसको कब्जे में लिया जाता है और जो आरोपी ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया जाता है। पर इस पूरी घटना में किड्जी स्कूल की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि यहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ऐसी घटना होने के बाद भी जो स्कूल प्रशासन है वो परिवार के साथ खड़ा नहीं होता। वो पीड़ित परिवार को ये बोलता है कि कहीं ना कहीं स्कूल का नाम खराब होगा, आपके बच्चे का नाम खराब होगा, तो हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, आप पुलिस के पास ना जाइए। तो ऐसे में जब परिवार स्कूल प्रशासन से परिवार को कोई मदद नहीं मिलती, तब वो परिवार पुलिस के पास पहुंचता है। ये देखिए, ये किड्जी स्कूल है और इंदिरा नगर के सेक्टर 10 में ये पढ़ता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि प्ले ग्रुप है ये, और ज्यादा बड़े बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं। तो ऐसे में सवाल इस चीज का भी है कि आखिर क्या जो स्कूल में ड्राइवर रखे जाते हैं उनका वेरिफिकेशन पूरा होता है? क्या उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है? क्या उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं है? इन तमाम चीजों की जांच होने के बाद ही इस तरह के ड्राइवर रखे जाते हैं। हालांकि देखिए, जब ये घटना हुई उस घटना के बाद से ही देखिए स्कूल जो है वो बंद पड़ा है। जो मेन गेट है स्कूल का, कह सकते हैं उस पे वो अंदर से बंद किया हुआ है। कोई भी टीचर या यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में किड्जी स्कूल और यहाँ के प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो ऐसे में पुलिस का ये भी कहना है कि जांच की जा रही है और जांच में अगर किड्जी स्कूल के प्रशासन की गलती पाई जाती है या लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पर बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर वो माँ बाप जो स्कूलों पर भरोसा कर कर अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनके साथ अगर ये घटना होती है, तो ऐसे में जो स्कूल प्रशासन होता है, जो स्कूल प्रबंधक होता है, वो उस परिवार के साथ खड़ा नहीं होता। तो ऐसे में वो परिवार या वो बच्चे कहां जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा कि आखिर बच्चों के साथ इस तरह की घटना होती है और स्कूल प्रशासन पीछे हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इंदिरा नगर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि अगर कहीं भी स्कूल प्रशासन की गलती पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। डंके की चोट पर कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सवाल यह है कि कैसे स्कूल वैन में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल वैन का ड्राइवर है और स्कूल प्रबंधन ये कहकर मामले को दबाने की कोशिश करता है कि मामला बाहर गया तो स्कूल की रेपुटेशन पर आंच आ जाएगी। हाय रे पढ़े लिखे लोग और उनकी सोच। सर, मेरी बेटी जो है मुंशी पुलिया पे किड्जी स्कूल है सेक्टर 10 में,
इंदिरा नगर, वहां जाती है और मेरे 2 छोटे बच्चे और हैं, जिस वजह से मैंने वहां से वैन लगवा रखा था। वो स्कूल ने ही मुझे वैन प्रोवाइड कराया था और वहीं से मुझे नंबर दिया गया था। अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था, मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ, उसके साथ। और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा बच्चे को, मैं अपने लेके आऊंगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके बाद में जब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को खोल के देखा तो वो जख्मी थी। फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत किया, उनके पास मैं लेके गई। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर सर मुझे तब भी तसल्ली नहीं मिली तो मैं इसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। वहां जब मैडम ने देखा तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे के साथ जो इसने बताया है वो सब कुछ हुआ है। मैडम ने बोला कि आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज डाली गई है। सर 2 दिन मैंने वेट की, उसके बाद फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल में मुझसे ये कहा गया कि आपका बच्चा छोटा है, उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा अगर हम उसका नाम लाएंगे, और हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन खराब होगी। तो फिर आप ऐसा करिए कि मैं अपने स्तर से कंप्लेन कर दूंगा, या तो मैं ग्रुप वाइज बच्चों का नाम देके कंप्लेन कर दूंगा कि मतलब आपके बच्चे का नाम भी ना है, और हम कह देंगे कि हमारा ड्राइवर जो है बच्चों से छेड़खानी करता है, इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। यहीं तक होता तो फिर भी ठीक था। घटना के 2 दिन बाद स्कूल संचालक के तेवर ही बदल गए। कल तक रेपुटेशन का हवाला देते हुए मामले को उजागर न करने की गुजारिश कर ड्राइवर को निकाल देने की बात करने वाले संचालक बाद में पीड़िता की मां को धमकी देने पर उतर आए। संचालक ने पीड़िता की मां को धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो उसकी बेटी और उससे दोनों को उठवा लिया जाएगा। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। लेकिन सर 2 दिन मैंने इंतजार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी जरूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना जरूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया, और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना खराब क्यों किया, तो वो सर वहां हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियां बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियां दी। लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। सर उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं कंप्लेन करोगे तो हम आपके बच्चे को और आपको दोनों को उठवा लेंगे। ठीक इस तरीके से बोला गया, और स्कूल से भी हमसे कहा गया कि आप कोई कंप्लेन ना करिएगा। और सर आप कह रहे हैं कि हमने कोई लिखित में कंप्लेन नहीं दिया, जबकि मैं हर बात से एग्री थी। मैंने बोला था कि उसको आप पनिश कराइए, चाहे मेरे स्तर से चाहे अपने स्तर से। सर स्कूल वाले तब अपनी रेपुटेशन बचा रहे थे और आज कह रहे हैं कि हमने कोई कंप्लेन नहीं किया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। सर पुलिस ने हमारा एफआईआर दर्ज किया है, बच्चे का मेरे मेडिकल करवाया है, और आज सर हाई कोर्ट में इसका बयान है। सावधान बच्चे हैं। स्कूल वैन के पीछे लिखे इस संदेश ने अन्य वाहन चालकों को तो सावधान कर दिया, लेकिन उसी स्कूल वैन में बैठा दिया हवस का एक ऐसा भूखा भेड़िया जो महज 4 साल की बच्ची की अस्मिता के चीथड़े नोच खाने को बेताब था। 4 साल की बच्ची जो हर दिन उसकी उज्जवल भविष्य की मुरादों को लेकर स्कूल जाया करती थी, वो इस बात से बेखबर थी कि जिस ड्राइवर के कंधों पर बच्ची को पूरी हिफाजत के साथ घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वही उसे जिंदगी भर ना भूल पाने वाला जख्म देने वाला है। आरोपी ड्राइवर स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए वैन लेकर निकलता है और रास्ते में मौका पाकर बच्ची की अस्मिता को तार-तार कर देता है। ये दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरा नगर में एक वादिनी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ती है, और जिस वैन के थ्रू वो स्कूल पे जाती है उस वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी लड़की के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते ही थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना का अनावरण करने के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा तत्काल प्रभाव से मोहम्मद आरिफ जो वैन चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें वादिनी का यह भी कहना है कि ये कृत्य सामने आने पे उन्होंने स्कूल प्रबंधक पे भी शिकायत करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन पहलुओं की आगे जांच करी जा रही है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।
स्कूल में हाई फाई व्यवस्था और बेहतर सुरक्षा इंतजाम का झांसा देकर अभिभावकों से मोटी रकम तो ऐंठ ली जाती है, लेकिन बात जब असल सुरक्षा की आती है तो बच्चों की जिंदगी के साथ हर बार खिलवाड़ के किस्से आम हो जाते हैं। कभी सड़क दुर्घटना को लेकर तो कभी फूल सी बच्चियों के साथ नरभक्षी भेड़ियों के हवस की धधकती आग में सुलगती अस्मत को लेकर, और अभिभावक जब इसकी शिकायत करते हैं तो यही पाशविक प्रवृत्ति के लोग गाली गलौज और मारपीट पर उतर आते हैं। बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के नए आयामों के कसीदे गढ़ते थकते नहीं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उनके दावों और वादों को बेनकाब करके रख देती है। कुछ लोगों का सुहाग उजड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश के बाहर दुश्मनों को ढेर कर पूरे देश भर में वोट तो मांग लिया जाता है, लेकिन देश के अंदर उन हैवानों के लिए क्या जो मासूम बच्चियों को भविष्य में सिंदूर लगाने के काबिल न रहने देने के मंसूबे लिए बैठे हैं। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर रोज आते हैं दुष्कर्म के 86 मामले, हर घंटे औसतन 3 से 4 दुष्कर्म के मामले, हर साल औसतन लगभग 30,000 रेप केस। 2018 से 2022 में महज 27% से 28% मामलों में दोष सिद्धि। महिला के खिलाफ अपराध के हर घंटे 49 मामले। सोचने वाली बात है कि ये आंकड़े वो हैं जो सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा परिवार की इज्जत बचाने या दबंगों के दबाव में जिन्होंने ये जहर अंदर ही अंदर निगल लिया, उनकी तो कहीं गिनती भी नहीं होती। देश के सिस्टम का दस्तूर ऐसा है कि अपनी उधड़ी हुई अस्मिता को संजोए हुए ये लड़कियां जब न्याय की गुहार लगाती हैं तो उनके हिस्से में आता है महज इंतजार उन दावों और वादों के सच होने का जो सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर करती है। इंतजार के इस सिलसिले में उन्हें न्याय के रूप में मिलती है तो बस तारीख पर तारीख। जब तक इन तारीखों का दौर खत्म होता है और दोषी को न्याय मिलता है, तब तक उसके जैसे हजारों वैसी न जाने कितनी मासूमों को अपनी हैवानियत का शिकार बना चुके होते हैं। फिलहाल इंतजार है उस तारीख का जब देश की सरजमी पर फर्राटा भर रहे इन दरिंदों पर कानून की लगाम लगेगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।